नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज इस पर बहुत सारे कार्यक्रम वैसे कर चुके हैं। ये रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में है, लेकिन उन सारे कार्यक्रमों में जो भी ध्वनित हुआ, एक कार्यक्रम मैंने भी किया है। एक हमारे मित्र है, रिटायर्ड आईएएस है, और वो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मसलों पर उनकी राय हम लोग प्रकाशित करते रहे। वो भारत सरकार में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रासायनिक हथियार के मामले में जो एक संधि है दुनिया में, उससे संबंधित मामलों के प्रभारी भी थे। कुछ समय तक वो देखते थे, तो उनसे बातचीत हुई थी। लेकिन वो एक पक्ष है, क्योंकि हमारे पास जो सूचनाएं यूक्रेन युद्ध के बारे में आने का रास्ता है, वो सारा जिन एजेंसियों के जरिए है, जिन एजेंसियों के जरिए, वो सारी की सारी पश्चिमी देशों के नियंत्रण में है या जापान की है। हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है, इनको जो चलाने बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सब अमेरिका से ओरिजिनेट हुई हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। इन सब पर पश्चिमी नियंत्रण है। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, और ऐसा लगता भी है। अगर आप उसे एक आलोचनात्मक दृष्टि से देखें, तो ऐसा लगता है कि उसमें एक पक्ष आ रहा है, लेकिन एक पक्ष अनुपस्थित है। हम जिनसे अभी बात करने जा रहे हैं, ये हमारे मित्र, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बहुत सारी डिबेट्स में आपने इनको देखा होगा। प्रकाश के रे साहब झारखंड और बिहार के एक अखबार के ब्यूरो चीफ हैं दिल्ली में, और इनकी सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां हैं, वो दरअसल उस दूसरी धारा का प्रतिनिधित्व करती हुई मुझे मिली, जिसकी अनुपस्थिति हम पाते हैं हमारी सूचना के उपलब्ध स्रोतों में। तो मैंने सोचा कि ये दूसरे पक्ष से भी बात करना इस मामले में बहुत जरूरी है। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। तो आप जो लिखते हैं, आप क्यों लिखते हैं, ये हमारे दर्शकों को पहले आप बताइए, फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करता हूँ। पहली चीज तो ये है सर कि जब भी कोई वार या वार लाइक सिचुएशन होती है, या सिविल वार होता है, या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप उसका मोर्चा सिर्फ सैनिक मोर्चा ही नहीं होता। उसका मोर्चा, जैसे डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, उसका एक मोर्चा मीडिया भी होता है, एक इंफॉर्मेशन वार भी चलती है। इस बार कोई अपवाद नहीं है। रूस की तरफ से भी एक पूरा प्रोपेगेंडा का भी सीरीज है, और फिर रूस से जो इंडिपेंडेंट मीडिया कह लें, या उनके जो सरकारी भी हैं, तो वे कम से कम अपनी सरकार का पक्ष रखते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछला नोबेल प्राइज रशियन एडिटर को मिला है, रशिया के एडिटर को मिला है। तो वहां भी एक इंडिपेंडेंट मीडिया का वर्चस्व है। और दुनिया भर के जितने बड़े आउटलेट हैं, जिनको हम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, बीबीसी हो, अल जजीरा हो, इनके सारे राइटर्स, जो न्यूज एजेंसीज हैं, इनके सारे के कॉरेस्पॉन्डेंट भी मॉस्को में हैं। तो एक वो चीज भी, उधर से भी चीजें प्रोपगेट हो रही हैं, और वेस्टर्न साइड से भी हो रही है, यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से भी हो रही हैं। तो एक सजग आप नागरिक कह लें या पत्रकार कह लें, हमें देखना चाहिए। हमें हर पक्ष को देखना चाहिए, और फिर अपनी समझदारी से, या जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उनके आधार पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है कि चूंकि वार एक इतना पोलराइज्ड मसला होता है कि आपका एक पक्ष होता है। आप कोई भी वार ले लें, आपका एक पक्ष होगा, चाहे वो मानवीय पक्ष में। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं, जब मैं कोई चीज लिख रहा हूँ कि आप प्रो पुतिन या प्रो रसिया बात कर रहे हैं, आप प्रो युद्ध हैं, तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि 1991 से 90 से हम जुलूसों में जा रहे हैं युद्ध के खिलाफ। और युद्ध के खिलाफ होना, चाहे वो मॉस्को में प्रोटेस्ट हो रहा हो, चाहे बेलग्रेड में हो रहा हो, चाहे इजराइल फलस्तीन में हो रहा हो, या वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, ये इससे बढ़िया कोई और नैतिक चीज नहीं हो सकती है कि कोई वार का विरोध करे। दिक्कत वहां आती है कि हम कुछ वार का विरोध करेंगे, कुछ वार का सपोर्ट करेंगे, और कुछ वार को भूल जाएंगे या उस पर चुप्पी साध लेंगे। वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं समझने जानने की कोशिश कर रहा हूं। एक अच्छी बात यह है कि इंटरनेट की वजह से, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जैसे टेलीग्राम है, ट्विटर है, कुछ हद तक फेसबुक भी, फिर जो मेलिंग लिस्ट चलती है, ब्लॉगर्स हैं, तो
आपके पास आप ये नहीं कह सकते कि सूचना नहीं मिल रही है। दिक्कत तब है जब हम कुछ आउटलेट्स पर डिपेंडेंट हो जाए। अगर मान लीजिए हमको प्रो रशियन नैरेटिव चाहिए और सिर्फ मैं आरटी या स्पुतनिक को पढ़ूंगा, या मुझे प्रो वेस्टर्न चाहिए, मैं सिर्फ बीबीसी और सीएनएन पढ़ूंगा देखूंगा, तो फिर वहां दिक्कत हो जाती है। जब हम हमारे अंदर एक सारिता आ जाती है, एक एक तरफा, तब हमारा भी जजमेंट जो है प्रभावित होने लगता है। फिर हम उनके परसुएशन में आने लगते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर तरीके का पर्सपेक्टिव देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे और ये आगे कहाँ तक जा सकती है। तो हम शुरू यहां से करते हैं जहां से शुरू हुआ है। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? सर, रूस को आप मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं, आपने यात्राएं भी की हैं। एक शब्द हम लोग, एक टर्म यूज करते हैं, सोवियत संघ का विघटन या सोवियत संघ का पतन। जबकि सच्चाई यह है कि सोवियत संघ का ना विघटन हुआ था ना पतन हुआ था। कुछ देशों ने, जॉर्जिया, बेलारूस और रूस के नेताओं ने एक मीटिंग करी। मीटिंग करके ये बात हुआ कि भाई हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। सबके सोवियत में जो स्टेट सोवियत थी, प्रोविंशियल सोवियत थी, वो एक प्रस्ताव पारित करेंगी, सब अलग अलग हो जाएंगे। और ये प्रोसेस गोर्बाचेव के टाइम से ही चला रहा। तो जब इन सब चीजों पे बातचीत चल रही थी रूसी फेडरेशन के भीतर, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, और जो वेस्ट के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें दो बड़े अहम मसले थे। एक अहम मसला यह था कि जर्मनी का एकीकरण आप हमें करने दीजिए। ये वेस्ट की डिमांड थी गोर्बाचेव से। आपको याद होगा वो फेमस प्रेसिडेंट रीगन का स्टेटमेंट है कि मिस्टर जनरल सेक्रेटरी, टीयर डाउन दिस वॉल। तो उसके बदले रशिया ने भी कुछ गारंटी चाहिए थी कि अगर हम बर्लिन से हट जाते हैं और एकीकरण को हम मान लेते हैं, तो आप पूर्वी यूरोप के अंदर आप नेटो का विस्तार नहीं करेंगे। और तमाम डॉक्यूमेंट्स आज हमारे सामने हैं कि लगातार इस पे बात हो रही है। अब रशियन लीडरशिप का, चाहे वो प्रेसिडेंट गोर्बाचेव हो या प्रेसिडेंट येल्सिन हो, अब उनकी भलमनसाहट कह लीजिए, या उन्होंने वेस्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया कि कोई ये रिटेन में नहीं लिखा गया है। लेकिन उस समय के भी आप 90-91 में ये सब दोनों बातें चल रही हैं, तो सोवियत संघ में, सोवियत संघ को अलग अलग करने का और जर्मनी के एकीकरण का। तो लगातार बातें हो रही हैं कि भाई नाटो का ईस्टर्न यूरोप में एक्सपांशन नहीं हुआ। उसी के साथ दूसरी बात ये भी चल रही थी कि खासकर प्रेसिडेंट येल्सिन के टाइम में, कि रूस भी नाटो का मेंबर हो जाए। एक पूरे यूरोप, पूरे यूरेशिया के अंदर एक हम सिक्योरिटी का माहौल बनाए, एक पॉजिटिव माहौल बनाए। अभी तक तो कन्फ्रंटेशनल था। एक तरफ नाटो मेंबर्स थे, दूसरी तरफ आपके वार्सा पैक्ट के बस। जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था। तो दो ब्लॉक के बीच में तनातनी, जिसको हम कोल्ड वार के रूप में जानते हैं। तो अब जब कोल्ड वार नहीं है, सब कुछ ठीक है, लोकतंत्र जीत गया है, सब कुछ डेमोक्रेसी के थ्रू जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, तो हुआ कि भाई रूस भी उसका हिस्सा हो जाए। फिर हुआ कि रूस को शामिल नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप में एक बहुत स्ट्रांग मान्यता है कि रूस जो है यूरोप का हिस्सा नहीं है। तो चाहे जो कारण हो, जैसे कि आपको याद दिलाना चाहूं कि तुर्की को यूरोपियन यूनियन में मेंबरी कितने सालों से चल रहा है, नहीं दी जा रही। कि टर्की क्या यूरोपियन देश है या टर्की एशियन एशिया। कंट्री है? तो बोरिस एल्सिन के समय यह भी हुआ कि नेटो प्लस जैसा कुछ बना दे। ये चीजें चल रही थी। इसी बीच में अमेरिका के और वेस्ट के तमाम बड़े लोग, जिन्होंने अमेरिकी पॉलिसी को शेप दिया है, जैसे उसमें सबसे बड़ा नाम है जॉन एफ केनन का। जॉन एफ केनन वो आदमी है जो कोल्ड वार के पीक में, प्रेसिडेंट ट्रूमैन के टाइम में, सोवियत संघ के और युगोस्लाविया के राजदूत, युगोस्लाविया में राजदूत रह चुके हैं अमेरिका के। और आप हेनरी किसिंजर से लेके आप जितने भी फॉरेन सेक्रेटरीज हुए, प्रेसिडेंट हुए, उनके आप स्टेटमेंट देखेंगे कि जॉन एफ केनन के बारे में उनकी क्या अहमियत है। वो पॉलिसी डायरेक्टर थे 1947 में। तो उस आदमी ने लगातार बोले, उनका एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे कोट करूंगा, 1997 फरवरी का उनका आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स में। और उसको जब आज हम पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्टली देख रहे हैं कि एक दूरदर्शी डिप्लोमैट एक कितना बड़ा भविष्यवक्ता हो सकता
उन्होंने साफ लिखा कि नेटो का, और ये 97 याद इसलिए मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अभी तक नेटो का एक्सपेंशन पूर्वी यूरोप की तरफ नहीं हुआ है, और सोवियत संघ को खत्म हुए कम से कम 7 साल बीत चुके हैं। लेकिन ये बतकही शुरू हो गई है, ये लगातार बतकही वेस्टर्न मीडिया में उनके पॉलिटिशियंस के बीच कि भाई नाटो का एक्सपेंशन करो, नाटो का एक्सपेंशन करो। उन्होंने लिखा कि ईस्ट यूरोप में नाटो को एक्सपेंड करना पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी भूल होगी। इसके जो नतीजे होंगे, रूस के अंदर जो डेमोक्रेसी बढ़ रही है वो स्टॉल हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, रूस के अंदर अल्ट्रा नेशनलिस्टिक फीलिंग आएगी, मिलिटरिस्टिक टेंडेंसीज बढ़ेंगी, और वो वेस्ट के अंदर जो एक पॉजिटिवनेस आई है अभी कुछ सालों से, ये हेट्रेड में, घृणा में बदलने लगेगी। ये 97 है। पूर्वी यूरोप के जो देश नेटो की मेंबरी चाहते हैं, उनके भी हिस्टोरिक कारण है, उनको भी हमें समझना चाहिए कि रशिया या जो मॉस्को है उसका जो डोमिनेंस रहा, सिर्फ सोवियत एरा में ही नहीं, जारशाही के समय भी, तो एक हिस्टोरिक मेमोरी है उनकी, उनके ग्रीवांसेस है, उनके कंप्लेंट्स हैं। और वो ये नहीं चाहते कि अगर हम रूसी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे, रूस के प्रभाव क्षेत्र के एरिया में रहेंगे, तो कहीं वो चीजें फिर से ना होने लगे। तो उनके एस्पिरेशंस भी, हमको उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सबको ये बोलता है, चाहे वो केनन हो, चाहे प्रोफेसर मार्सेमर का यूट्यूब पे वीडियो अभी फिर से 2015 का वीडियो है, वो अभी लगातार कोट हो रहा है और लगातार वो हिट हो रहा है। बहुत बड़े प्रोफेसर शिकागो यूनिवर्सिटी के, हेनरी किसिंजर, स्टीफन कोहेन जो, तो जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका को सोवियत और रूस की और जारशाही की हिस्ट्री पढ़ाई है। उनकी किताबें टेक्स्ट मानी जाती है। उनकी एक किताब ही है वार विथ रशिया। कुछ नहीं, मैं अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो केवल उसका पहला चैप्टर पढ़ ले कि क्या पुतिन एक शैतान है। ऐसे लोग लगातार बोल रहे हैं कि भाई आप एक्सपेंशन मत करिए, आप ईस्ट यूरोप के देशों को समझाइए। और एक एग्जांपल था फिनलैंड का। अभी अभी आपने भी फेसबुक पे, आपके पोर्टल पे भी वो चीजें आई कि हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार जो है टॉप पे जी। ये फिनलैंड ना तो अपने को नेटो में शामिल करता है और ना वो अपने को रशियन इन्फ्लुएंस में मानता है। वो एक न्यूट्रल, एक भाई हमको किसी मिलिट्री ब्लॉक, और उसके अंदर डेमोक्रेसी भी शानदार चल रही है। यूरोप के साथ और रशिया के साथ उनके बिजनेस भी बढ़िया चले, डेवलपमेंट हुआ बढ़िया, और ना किसी से अटैक हुआ, ना झगड़ा हुआ, ना कुछ हुआ। और आज हम देखिए डेमोक्रेसी में वो नंबर 1 है, हैप्पीनेस में नंबर 1 है, लोग खुश खुश है, और उसको कोई सिक्योरिटी खतरा नहीं है। अलग बात है कि अब जो यूक्रेन में स्थिति बनी है उसके बाद क्या उनका नजरिया वो बदलता है नहीं बदलता, वो एक अलग बात है। तो एक चीज ये हुई, वेस्ट में एक और मेंटालिटी आई जिसको हम कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री, विक्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का विघटन, कोल्ड वॉर की समाप्ति को ऐसे दिखाया गया कि साम्यवाद एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में, एक शासन व्यवस्था के रूप में असफल हो चुका है। मतलब तो वेस्ट ने में ये कि ये जो हमला हुआ है ये इसलिए हुआ है कि नाटो ने अपने को, अपने जो भी मान्य बातें थी सोवियत संघ के विघटन के समय, उनका पालन न करते हुए अपने विस्तार की कोशिश की। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। मतलब नटशेल में आप एक और चीज है सर, एक दो लाइन और कि 97 में ही प्रेसिडेंट गोर्बाचेव जाते हैं और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को भी ये बात कहते हैं कि आप एक पूरे देश को अपमानित नहीं कर सकते। रूस कितना बड़ा देश है आप जानते हैं, एक महादेश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जैसा कि प्रोफेसर मार्सिमर कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में गोरिल्ला रह रहा हो तो आप अगर उसकी आंख खोदेंगे तो उसको बात पसंद नहीं आएगी। अब गोरिल्ला जब तक बीमार था, कमजोर था, आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी को बर्बाद किया इसी वेस्ट ने एल्सिन के टाइम में। 1993 तक पार्लियामेंट वहां पर इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट थी, उस पर टैंक चढ़वाया है बोरिस एल्सिन ने, उनके दोस्त थे बिल क्लिंटन।
उसके बाद 96 में ड्यूमा में इनकी पार्टी हारी। आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी फिर से वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी, कई सालों तक उसके बाद रही। 96 में उन्होंने रिग्ड करके इलेक्शन जीता। हालांकि मैं बोरिस येल्त्सिन को बहुत पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये इतिहास की सच्चाइयां हैं और इसमें वेस्ट ने पूरा ये किया। उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के उसको इतना ज्यादा प्रेसिडेंशियल बना दिया गया कि उसका पूरा फायदा पुतिन ने उठाया जब इनको सत्ता इनके हाथ में आई। तो ये यहाँ कहानी आई। देखिए, ये कहा जाता है, ये पश्चिम कहता है, इसमें बहुत तथ्य भी है। निश्चित तौर पर पश्चिम के कहने में उनका अपना स्वार्थ है कि पुतिन जो है धीरे धीरे अलोकप्रिय हो रहे थे, और जब जब ऐसी स्थिति आती थी वो किसी न किसी किस्म का ऐसा स्टेप लेते थे जिससे उनकी जो मैचों की छवि है, जो उन्होंने चेचन्या की लड़ाई में बनाई थी अपनी सत्ता में आने के बाद, चेचन्या को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है, और एक दो जो घटनाएं हुई उनमें जो उन्होंने जिस तरह से अपना एटीट्यूड दिखाया, और एक समय में तो अर्थव्यवस्था भी ठीक थी, तो उससे उनकी एक छवि बनी वैसी, और उस छवि को उनके पास जो अपना प्रोपेगेंडा सिस्टम है उससे उन्होंने नर्स किया। तो उस छवि की रक्षा के लिए और अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए, चूंकि हाल में उनको जो विपक्षी वहां नेता एक उभरे थे जर्मनी में, जो जिनको कहा गया कि जहर दे दिया था, फिर जर्मनी में उनका इलाज हुआ, फिर वो आए, फिर वो जेल में है, फिर अभी उनको सजा कर दी गई। तो इस सब से ध्यान बटाने के लिए इस तरह का युद्ध ऑर्केस्ट्रेट किया और ये हमला कर दिया। ये एक थियरी है जो पश्चिम से हमारे पास है। इसके भी बहुत सारे तथ्य मौजूद है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर उसके तो सारे ही तथ्य मौजूद हैं, और वो एक स्थिति है। क्या पुतिन में वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो बिना युद्ध छेड़े हुए इस समस्या को किसी और डिप्लोमेटिक तरीके से हल करते? हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन अभी नेता नहीं बने। प्रेसिडेंट पुतिन को अभी बोरिस येल्त्सिन ने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उसके पहले ही नाटो का पहला विस्तार होता है 1998-99, और अभी 23 साल पूरे हुए 24 मार्च को, और 23 तारीख को मैडेलिन अल्ब्राइट का निधन हुआ, जो उस समय अमेरिकी विदेश सचिव थी। 24 मार्च 1999 को बेलग्रेड को बम किया नेटो ने। आज जो लोग बात कर रहे हैं ना कि जर्मनी बड़ा पैसिफिस्ट देश था और अभी जो है वो आर्म्स में पुतिन ने उसको ढकेल दिया। 500 से ज्यादा हवाई हमले बेलग्रेड पे जर्मन एयरफोर्स ने किए थे, ये भी हिस्ट्री है। तो पुतिन आ रहे हैं, इससे पहले वेस्ट आक्रामक हो रहा है। पुतिन आ रहे हैं 99-2000। जॉर्ज बुश गए थे, जॉर्ज बुश ने कहा कि मैंने उनकी आंखों में झांका, उनकी आत्मा में झांका, और वो मुझे बड़े सच्चे इंसान दिखे। यहां से कहानी चलती है। अब आप चेचनिया की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि चेचनिया AK-47 बनाता है, बख्तरबंद गाड़ियां बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, ये कहां से आता था? चेचन युद्ध को आर्म्स और मनी सप्लाई कहां से हो रही? नहीं, वो तो ये मैं पूछना आपकी चाहिए। बात जानता हूं जो आप कह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम यूक्रेन पे बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दुनिया के 40 से ज्यादा जगहों पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, 40 से ज्यादा, और उनकी कैजुअलिटी जो है वो यूक्रेन से कहीं ज्यादा है, अगर आप मरने मारने वालों की संख्या का ही हिसाब रखें तो। अब पुतिन जब आ रहे हैं तो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि गुरिल्ला की आंख आपने खो दी। गुरिल्ला में दम नहीं था, वो बीमार है। आप जानते हैं कि बोरिस येल्त्सिन के टाइम में रशिया की इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, ठीक और है। शॉक इकोनॉमी के नाम पे लूट हुई, ओलिगार्क बने, रशिया को बेच रशिया से तो 3-5 करके तो कितने हमारे हमारे भारतीय खरबपति बन गए, बाद में कुछ जेल वेल भी गए। कितनी प्रॉपर्टी हिमाचल में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, पूरा खेल है वो एक अलग। अब वहां से वो व्यक्ति संभलना शुरू होता है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि उसकी लोकप्रियता जा रही, उसकी लोकप्रियता जा रही थी, तो 2008 में, आज तो 2022 में हम बैठे हुए हैं, 2008 में आवाज बंद हो गई सेकंड वेव आप? ऑफ नेटवर्क, ठीक है, आ रही आ रही है। आ रही हाँ। तो 2004 में नाटो का दूसरा वेव होता है, एक्सपेंशन होता है।
उस समय तो पुतिन पॉपुलर भी हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, वेस्ट के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यूरोप को पूरा तेल बिजनेस शुरू हो चुका है बड़े लेवल पे, और रशिया में डेमोक्रेसी आ रही है, इलेक्शंस आ रहे हैं, हो रहे हैं। फिर 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन की नाटो में मेंबरी को नाटो सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? ये अभी 2008 की बात है, कम कितने साल हो गए। फिर जब जॉर्जिया में अटैक किया पुतिन ने, तो वेस्ट कहां था, क्या किया वेस्ट ने? 2012 वाला जो वार था, जॉर्जियन वार, जी, वहां पे दो देश, वहां पे छोटा छोटा पुतिन ने बना दिया है। अब खाजिया एक। हाँ, और अब आ जाइए 2014 में। 2014 में जब यूक्रेन में एक इलेक्टेड राष्ट्रपति हो रहे हैं, तो वो युद्ध की बात कर रहे हैं। तो पुतिन अलोकप्रिय हो रहे हैं, तो वो वार करके बच रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है जो पब्लिक वोट से आया हुआ है, और उसके इलेक्शन को वेस्ट ने मुहर लगाई हुई है कि अच्छा इलेक्शन हुआ है, उसका वायलेंट प्रोटेस्ट से तख्ता पलट क्यों किया गया? विक्टोरिया नुलांड अभी आई थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ये प्रोटेस्टर के बीच में घूम रही थी। और आपने मीडिया की बात की, ओलिवर स्टोन की इतनी शानदार फिल्म है, उसको यूट्यूब वगैरह ने सबने हटा दिया है, बंद कर दिया है, रंबल पे मिल जाएगा अगर कोई हमारे सुनने देखने वाले लोग अगर देखना चाहते हैं तो। ओलिवर स्टोन की पूरी फिल्म बताती है कि उस मैदान क्रांति में क्या हुआ 2014, अभी भी हम लोग 7 साल पहले हैं। यूक्रेन में 2014 में एक इलेक्टेड राष्ट्रपति को भगाया जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट वहां रूल पास करती है कि माइनॉरिटी लैंग्वेज का, रशियन माइनॉरिटी वहां पे है 30% के आसपास, उनकी पॉपुलेशन भी। ये सब चला। जब क्राइमिया को एनेक्स किया प्रेसिडेंट पुतिन ने, तब वेस्ट ने निगोशिएट करने या क्राइसिस कम करने, इस तरीके की कोशिशें क्यों नहीं की? आप लगातार ये सोचते रहे, अरे थोड़ा सा जॉर्जिया को कर दिया है, इतना ही करेगा, थोड़ा यूक्रेन का कर दिया, इतना ही करेगा। मिन्स्क समझौता हुआ, जर्मनी और फ्रांस उसके गारंटर बने 2014-15 में जो बात हुई, वो मिन्स्क प्रोटोकॉल अगर उसका पालन नहीं हुआ, तो 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2020 तक कोई उसके बारे में कोशिश क्यों नहीं की गई, जबकि फ्रांस और जर्मनी उसके गारंटर हैं? उस समझौते में क्या है, उस समझौते का क्रक्स बताइए। मिन्स्क प्रोटोकॉल जो है वो ये में यूक्रेन में एक तरीके का सिविल वॉर सिचुएशन पैदा होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट को भागना पड़ता है, अमेरिका और वेस्ट का एक पपेट बिठाया जाता है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के रूप में। उस समय दो इलाके जिनको अभी युद्ध से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया, डोनेस्क और लुहांस्क, लुहांस्क। ये दोनों अलग अलग हो गए। उनके मतलब उन लोगों ने अपना इलाका एक दखल कर लिया, वहां के जो लोकल मिलिशिया या गवर्नमेंट जो भी थे। और क्राइमिया में लोगों ने दखल कर लिया कि भाई हम यूक्रेन में नहीं रहेंगे, हम रूस में जा रहे हैं। अब अलग बात है कि अब क्राइमिया के पब्लिक ओपिनियन को, या जो मैंडेट हुआ, जो इलेक्शन हुआ, जो जनमत संग्रह हुआ, उसको हम माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये हुआ, तो क्राइमिया एनेक्स हो गया। और ये दो, तो इन्होंने सारे लोग बैठे, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, रशियन रिप्रेजेंटेटिव, यूक्रेनियन साइड, और जर्मनी और फ्रांस ने पंचायती की। उसमें मेन क्रक्स ये था कि एक दूसरे के इलाकों पे हम लोग हमला नहीं करेंगे, सेलिंग जो चलती रही 2022 तक, हम नहीं करेंगे। जो प्रिजनर्स है एक दूसरे के पास, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो चाहे मिलिट्री प्रिजनर्स हो, हम रिहा करेंगे। जैसे कल आपने देखा कि यूक्रेन और रशियन सैनिकों की अदला बदली हुई है कल। तीसरा था कि बातचीत चलती रहेगी, और इन इलाकों को हम ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देंगे, और ये इलाके वो हैं जहां से यूक्रेन का बहुत सारा खनिज पदार्थ वगैरह जाता है, कोयला और इंडस्ट्रियल बेल्ट है ये। तो बाद में तो इन्होंने घूस देके यहाँ से खरीदा भी है, उनके प्रेसिडेंट डाउन देते तो हम पूरा यूक्रेन ठंड में मर जाता।
तो मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत ये हुआ। बेलारूस भी उसमें शामिल था, वो भी एक पार्टनर था, क्योंकि वो बड़ा देश है और यूक्रेन के सीमा पे है और प्रो रूस माना जाता है, तो सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, तो भाई उसको भी इन्वॉल्व करना है। लेकिन दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू किया कि आपने तो नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। अब उसके डिटेल छोड़ दीजिए कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन वेस्ट की तरफ से कोई सीरियस एफर्ट नहीं हुआ कि मिन्स्क प्रोटोकॉल के लिए हम कोशिश करें। आज हम 1000 सिविलियन भी नहीं मरे हैं यूक्रेन पे, और हाय तबाह मची हुई है। 2014 से 2022 में इस सैनिक कार्रवाई के शुरू होने से पहले यूक्रेन में 14,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कि ऑन रिकॉर्ड से हमेशा वास्तविक विकलांगता क्या क्या, 14,000 लोग सिर्फ 6-7 सालों में मारे गए। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अब पुतिन कह रहे हैं डीनाजिफिकेशन। टाइम, बीबीसी, सीएनएन की डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं कि यूक्रेनियन मिलिशिया जो नाजी हैं, यूरोप के बहुत कनेक्शन है इनके, और यूरोप में इतना बड़ा कोई नाजी ग्रुप नहीं है। ये उनके ही मीडिया बता रहे हैं, उनके कांग्रेस की सीनेट की हियरिंग में बात हो रहा है कि यार उनके हाथ में ना चला जाए। और उनका जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के साथ, ओलिगार्क के साथ जो उनका रिलेशन, इस जेलेंस्की से पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम पनामा पेपर्स थी, प्रेसिडेंट जेलेंस्की का नाम पंडोरा पेपर्स थी। तो आपकी यात्राएं भी हैं कि भ्रष्टाचार पूर्वी यूरोप में मतलब आबाद है, हद है वहां पे, पूर्वी पूरे रशिया के अंदर भी है और जो आसपास के देश हैं। तो सवाल ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन अगर उनकी लोकप्रियता नहीं भी है, तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के का अपना आंतरिक मामला है या रूस का आंतरिक मामला है। आप उनके यहाँ प्रोटेस्ट करा करा के, कलर रिवॉल्यूशन करा के, जो आपने सीखा हुआ है कि रिजीम चेंज कर देंगे कहीं पे। बोलीविया में आपने रिजीम चेंज किया कि नहीं किया 2019 में? इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी थी ना कि वहां पे ये हो रहा है, बाद में माफी मांग रहे हैं कि नहीं जी। फिर चुनाव जीत के आ गया 1 साल 2 साल के बाद, उतने लोग मारे गए, कौन जिम्मेवारी लेगा? वेनेजुएला में आज आप उसका सोना इन्होंने दखल किया हुआ है, अभी तक बंद किया हुआ है, और एक राष्ट्रपति भी बना दिया था, स्वयंभू राष्ट्रपति, आपको याद होगा, वो कांग्रेस का वहां की जो संसद है वहां के उसको जबरदस्ती घुसेड़ रहे थे उस देश में, घुसेड़ रहे थे। अब कोई भी आदमी, खासकर रशिया जैसे देश का प्रेसिडेंट, वो ये समझ सकता है कि 2010-11 से जो तमाशा चल रहा है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट गद्दाफी को मारा गया लीबिया के अंदर, मतलब जिस आप तरीके ये से ईरान, आप मेरा ये नक्सल में कहना है नहीं, मैं कि ये एक सवाल बना लूं। मतलब जी आप ये कह रहे हैं कि वेस्ट ने बड़ी होशियारी से इस जो भी प्रॉब्लम यूक्रेन और रशिया के बीच थी उसको इस्तेमाल करके स्थितियों को वहां तक पहुंचा दिया कि पुतिन के पास आक्रमण करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये स्वीकार करते हैं ना, या आपके कहने का आशय ये तो निकल ही रहा है कि ऐसा हुआ। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अपने प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंस्टॉल करने की जो इनकी पूरी कवायद रहती है, चाहे वो सोकॉल्ड लोकतांत्रिक मूवमेंट से करें। आप सर मुझे ये बताइए कि आप जो लोकतंत्र की परिभाषा देंगे वही लोकतंत्र की परिभाषा होगी। आप जिसको सर्टिफाई करेंगे उसी का चुनाव वैध होगा। भाई अपने अपने देशों में आज आज उसका रिजल्ट देखिए क्या है। जैसा मैंने कहा, युद्ध का विरोध करना सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, लेकिन आज पूरा अफ्रीका, किसी देश ने रशिया को सैंक्शन नहीं लगाया, पूरा अरब वर्ल्ड किसी ने सैंक्शन नहीं लगाया, इवन अरब वर्ल्ड में अगर आप इजराइल को भी जोड़ लें उसने भी सैंक्शन नहीं लगाया, पूरे लैटिन अमेरिका में एक देश ने भी सैंक्शन नहीं लगाया। एशिया के अंदर सिर्फ 3 देश, जिसमें 2 देश हैं जापान और साउथ कोरिया,
3 लोगों को छोड़कर पूरा एशिया। तीसरा कौन? जापान, साउथ कोरिया और तीसरा सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा बाकी पूरी की पूरी दुनिया सैंक्शन क्यों नहीं लगा रही है? आपके एजेंडे पे क्यों नहीं जा रही है? वेस्ट को सोचना चाहिए। फिनेंशियल टाइम्स, किसी अफ्रीकी देश ने भी नहीं लगाया शायद ना, किसी अफ्रीकी देश ने नहीं, किसी लैटिन अमेरिकी देश ने नहीं, 3 को छोड़कर किसी एशियन देश ने नहीं, हाँ ये इतना ही तो है, पूर्वी यूरोप के देशों ने नहीं, नेटो के सारे देशों ने नहीं लगाया, टर्की, यूरोपियन यूनियन के सारे देशों ने नहीं लगाया, जैसे हंगरी, इटली। तो पॉइंट ये है कि ये वेस्ट को समझना चाहिए कि वेस्ट, अभी नेटो की मीटिंग की है, प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, पोलैंड भी गए थे, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स में उनके यूएस एडिटर ने लिखा है। एक सवाल और वो ये कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रकाश के रे जो कह रहे हैं यही पूरा बीजेपी का आईटी सेल भी कह रहा है, इन तथ्यों के साथ नहीं, लेकिन आज वो इस लड़ाई में रूस के साथ एकदम खड़ा हुआ है और रूस की लड़ाई को जायज ठहरा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप एज अ कंट्री सोचने लगते हैं, जब आप एक कॉन्टिनेंट, महादेश के रूप में सोचने लगते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ में तो श्रीलंका भी है, जहां के प्रेसिडेंट को मैं पसंद नहीं करता हूं। लेकिन जब आप साम्राज्यवाद की हिस्ट्री आप देखेंगे, जब आप नाजीवाद की हिस्ट्री देखेंगे, तो आपको एक पोजीशन लेना पड़ेगा। आपको यह पोजीशन लेना पड़ेगा कि 30-40 साल में ग्लोबल साउथ में जो लिबरलाइजेशन की पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिक्स और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिटिक्स जो अनलिश की गई, उसका सोसाइटी पे क्या सवाल है। इन सवालों की वजह से एक ग्लोबल साउथ का रिएक्शन है। अच्छा, चूंकि अब बीजेपी आईटी सेल का तो मसला ये हो गया ना कि भाई अब चूंकि गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नमेंट ने एक पोजीशन लिया है, तो वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, वो ग्लोबल साउथ को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही आईटी सेल है। आखिर में ये बताइए कि क्या यूक्रेन एक नया अफगानिस्तान बन रहा है क्या? क्योंकि उसको पश्चिम अमेरिका खासकर हथियारों से भर रहे हैं। रूस एक बड़ा देश है, सैनिक रूप से बड़ा देश है, हथियारबंद देश है, हथियार अपने बनाता है। ये लड़ाई लंबी जा सकती है, जिसमें बहुत निर्दोष लोगों की जान जाएंगी ही। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो निर्दोष लोग सबसे उसके ज्यादा शिकार होते हैं। तो ये सब चीजें तो रूस को भी भारी नुकसान करेंगी, अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज को। भले ही आप सैंक्शन किसने लगाया किसने नहीं लगाया पे भले जाए, और यूक्रेन को तो तबाह कर ही रही है, लेकिन यूक्रेन को फिर पूरा पश्चिम मिल के खड़ा करेगा, और खड़ा भले न हो पाए एक लड़ते हुए युद्ध स्थल में तो उसको बदल ही देगा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आपके पास क्या सूचना है? देखिए, एक ये अल जजीरा का मैप है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के तहत है, तो हम इसको दिखा भी सकते हैं। ये ज्यादातर जगहों पे यही है जी। हाँ हाँ, तो ये लड़ाई यहाँ चल रही है और लड़ाई यहीं तक रहेगी। अच्छा, हाँ, ये लड़ाई यहाँ नहीं लेकिन पोलैंड के बॉर्डर पे लीव शहर है, लिवीव करके है, उस पे हमला कर रहे हैं। लवीव, हाँ जी, वहां क्यों हमला कर रहे हैं? वो तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, लवीव पे कोई हमला नहीं हुआ है, और वो सायरन वगैरह बजा रहे हैं, वो अपनी वो करे, क्यू पे कर रहे हैं, जो कैपिटल है, क्यू पे पहले दिन से कर रहे हैं। क्यू तो करीब है बेलारूस से। हाँ हाँ, लवीव बहुत दूर है, वो नहीं कर सकते। और वो नाटो मेंबर के बॉर्डर तक अगर पुतिन इस युद्ध को पुश करेंगे, तो ये कहानी वो भी जानते हैं कि बहुत बिगड़ सकती है। और अभी तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के इतिहास में 2 परमाणु शक्ति संपन्न ताकतें आपस में नहीं लड़ी। तो ये पुतिन भी समझ रहे हैं, ये नाटो भी समझ रहा है। आप देख ही रहे, नाटो अपनी फोर्सेज या कुछ भी नहीं उतार रहा है यूक्रेन में। तो लवीव वगैरह पे नहीं हो सकता है कि कहीं बीच बीच में थोड़ा सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करने के लिए या थोड़ा धमकी देने के लिए कहीं आसपास में। दिक्कत क्या है, 50 किलोमीटर दूर भी लड़ाई चलती है, 500 किलोमीटर दूर भी लड़ाई चलती है, तो हम कह देते हैं कि ये यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो वो उसको उस तरीके से देखा जाए। जो देखिए, प्रेसिडेंट पुतिन की एक बात के लिए प्रशंसा करनी पड़ेगी, इस युद्ध के चाहे कारण कितने भी बेकार हो, फालतू। और एक चीज और, लोग कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन स्वतंत्र देश है, नाटो में मेंबर बनना चाहता है, तो तुमको क्या दिक्कत है? मैं पूछ
या इंडिया या रशिया अगर न्यूक्लियर मिसाइल रख दे तो अमेरिका को अच्छा लगेगा? तो पहले दिन से पुतिन ने कहा कि मैं डीमिलिटराइज करूंगा, यूक्रेन को पंगु बना दूंगा। वो उनका एजेंडा है जिसपे वो काम कर रहे हैं। दूसरा है डीनाजीफाई करूंगा, वो कर रहे हैं। जो दो बेबी ट्विंस उन्होंने देश बनाए हैं, उनके जो एक्चुअल बाउंड्रीज हैं उन प्रोविंसेस की, उसको लेंगे। यूक्रेन को सारे उनके पोर्ट्स को कब्जा करके, शायद ओडेसा छोड़ दें बातचीत के लिए, बातचीत की गुंजाइश के लिए, वो उसको लैंडलॉक कंट्री बनाएंगे और उसके बाद निगोशिएशन टेबल पे बातें चलेंगी। अमेरिका को फायदा हो गया और ब्रिटेन को फायदा हो गया कि पूरा यूरोप मिलिटराइज होगा, तो उसको खूब, उनकी कंपनियों को अभी आप शेयर बाजार देखिए उनका बहुत भाग रहा है। यूक्रेन में इतना आर्म्स ये डालेंगे कि पूरा बड़ा प्रभाव है, वो इलाका अफगानिस्तान या सूडान जैसी स्थिति में पहुंच सकता है और उसका रिपरकर्शन ब्लैक सी से होकर मेडिटेरियन में, वेस्ट एशिया में भी पड़ सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि सीरिया से उनके तरफ से भी लड़ने जा रहे हैं, इनके तरफ से भी लड़ने जा रहे हैं, तो ये कहानी बनेगी। इसमें मैं समझता हूं कि टर्की इसलिए बहुत पॉजिटिव रोल अपना रहे हैं प्रेसिडेंट एर्दोआन, क्योंकि इसका रिपरकर्शन न सिर्फ टर्की को पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली हो सकता है, बल्कि टर्की आप जानते हैं कि खुद ही उनके सोसाइटी के भीतर जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं वहां भी सिचुएशन खराब ना हो जाए आर्म्स वगैरह को लेके। तो हम एक बहुत ही ब्लिक फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। फूड क्राइसिस, प्रेसिडेंट मैक्रो ने भी कहा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी कहा। हम देख रहे हैं मिलिटराइजेशन, जो आप जानते हैं कि अगर आपके हाथ में बंदूक आई है तो कभी ना कभी वो चलेगी। तो एक ये युद्ध 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, मैं 20 नहीं कहूंगा, बन सकती है अगर पश्चिम ने अभी भी अपनी चतुराई और चालाकी नहीं छोड़ी तो। बहुत धन्यवाद आपसे, मजेदार बात हुई। अब ये युद्ध तो लग रहा है अभी लंबा चलेगा, तो फिर एक आध हफ्ते बाद आपको पकड़ेंगे क्या डेवलपमेंट हुए। और एक आपने एक दूसरा व्यू जो अभी तक नहीं था हम लोग के कार्यक्रमों में, वो व्यू भी रख दिया है, बहुत तथ्यों के साथ रख दिया है। मेरा ख्याल है लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।